डियर स्टूडेंट, लिट लैंग बाय दिलशाद में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है। देखिए, ये बहुत ही शानदार पोएम लॉर्ड बायरन की मैं आज पुनः आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इसको देखिएगा, डॉन जुआन, इस पोएम का नाम है लॉर्ड बायरन। ये क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं, पोएट का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। लॉर्ड बायरन 1788 to 1824 वाज अ लीडिंग रोमांटिक पोएट। ये एक रोमांटिक पोएट था। नोन फॉर हिज पैशनेट पर्सनालिटी, वो अपने आवेशपूर्ण पर्सनालिटी के लिए जाना जाता है। स्ट्राइकिंग इमेजरी, उसकी जो है स्ट्राइकिंग इमेजरी है, कल्पना जो है बहुत ही स्ट्राइकिंग है। एंड एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटी, वो सुंदरता को तलाश करने वाला है, सुंदरता को खोज के निकालने वाला है। और जो है ऑफ ब्यूटी एंड इमोशन, वो भावुकता को और सुंदरता को तलाश करता है। तो ये भी उसकी एक पोएम है डॉन जुआन। इसका इंट्रोडक्शन पोएम का देख लीजिए। डॉन जुआन 1819 to 1822 इज एन इपिक सटायर। ये एक इपिक सटायर है। 1819 से 1824 तक ये लिखी गई थी। ये एक सटायर है। अनलाइक ट्रेडिशनल पोर्ट्रायल्स ऑफ डॉन जुआन एज अ सेड्यूसर, बायरन डिपिक्ट्स हिम as an innocent young man who becomes entangled in a romantic and political adventures। देखिए, ये इसमें डॉन जॉन जो है, ये एक आदमी के रूप में इसको प्रस्तुत कर रहा है। कौन? लॉर्ड बायरन। कि ये कौन था, क्या था, इसके अंदर ये आ जाता है कि ये इपिक है और अनलाइक ट्रेडिशनल पोर्ट्रायल्स, जो ट्रेडिशनल चित्रण है, वो वर्णन किया जाता है ऑफ डॉन जुआन एज अ सेड्यूसर। ये एक प्रलोभन, इसको एक प्रलोभन मिला था, ये सेड्यूसर है। बायरन इसी का वर्णन करता है। बायरन डिपिक्ट्स हिम एज एन इनोसेंट यंग मैन, और इसे एक इनोसेंट, एक निर्दोष नौजवान आदमी, नौजवान मानता है। हु बिकम इंटेंगल्ड, जो है जिसे फंसा हुआ, वो इंटेंगल्ड माने फंस जाना, किसी चीज में उलझ जाना। इन अ रोमांटिक एंड पॉलिटिकल एडवेंचर्स, ये रोमांटिक और पॉलिटिकल एडवेंचर में ये फंस जाता है। जो रोमांस की एडवेंचरनेस है उसमें ये फंस जाता है, या पॉलिटिक्स के एडवेंचर्स जो शान और शौकत है उसमें ये फंस जाता है। तो रोमांस की भी जो शान है, रोमांस की जो सुंदरता है, उसमें भी आदमी गया तो परेशान हो जाता है। और अगर जो है पॉलिटिकल एडवेंचर्स में भी हो जाना चाहता है तो भी वो परेशान हो जाता है। तो इसको डॉन जुआन को वो यही बता रहा है बायरन, कि ये जो है इन्हीं चीज़ों में उलझ गया है। रोमांटिक और पॉलिटिकल एडवेंचर्स में जो इसकी शान शौकत है, सुंदरता है, तड़क भड़क है, उसी में ये फंसा हुआ है। जैसा इसकी थीम, 3 लाइन में मैंने इसकी थीम दिया है, देख लीजिएगा कि सटायर्स ऑफ सोसाइटी एंड रोमांस, वो रोमांस को और सोसाइटी को सटायर करता है, उस पर व्यंग करता है। ह्यूमन वीकनेस एंड हिपोक्रेसी, मनुष्य की कमजोरी और उसके पाखंड पर वो कमेंट करता है। और एडवेंचर एंड सेल्फ डिस्कवरी, वो अपने एडवेंचर पे का डिस्कस करता है और सेल्फ डिस्कवरी का करता है कि अपनी डिस्कवरी कीजिए, अपनी तलाश कीजिए। और उसके बाद दूसरी जो भी ये कहता है, कॉमिक ट्रीटमेंट ऑफ लव, ट्रीटमेंट के साथ हास्य ट्रीटमेंट करता है, प्यार के साथ वो एक हास्यास्पद ट्रीटमेंट करता है, सलूक करता है, व्यवहार करता है। अगर हम इसकी इंग्लिश समरी की बात करते हैं, आइए इसी के लिए मेन इसकी समरी आपको अध्ययन करना है कि समरी होती क्या है, इसमें क्या है। इसमें देखिए, बड़े शानदार तरीके से मैंने इसको लिखा है। इसमें एक नाम दिया गया है चाइल्ड हेराल्ड पिलग्रिमेज। ये चाइल्ड हेराल्ड पिलग्रिमेज फॉलोज द कंटेम्पलेटिव वॉन्डरिंग ऑफ द हेराल्ड। ये क्या कह रहा है कि ये हेराल्ड जो है, ये एक ऐसा ये है, चाइल्ड जो है, चाइल्ड हेराल्ड पिलग्रिमेज है, जो वो यात्रा करता है। फॉलोज द कंटेम्पलेटिव, मननशील जो है, वॉन्डरिंग ऑफ हेराल्ड, हेराल्ड की एक मननशील जो है वर्णन है इसमें। ये एक अनुकरण है, फॉलो माने अनुकरण करना, वो अनुकरण है। और किस चीज का? डिसइल्यूजन, जिसमें जो है निराशा होती है, डिसइल्यूजन होता है, अर्थात जिसमें निराशा होती है, विश्वास से टूटने से जो निराशा होती है उसी को डिसइल्यूजन कहते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो
किसी चीज से में बहुत ज्यादा विश्वास करता है और फिर उसके बाद जब उसका विश्वास टूट जाता है तो उसके अंदर डिसइल्यूजनमेंट आ जाता है, उसके अंदर निराशा आ जाती है। आगे क्या कहता है इसमें, डिसइल्यूजन्स यंग नोबेल हु रिट्रीट्स, एक नौजवान नोबेल सज्जन आदमी है, हु रिट्रीट्स, जिसके साथ क्या होता है, यंग नोबेल मैन है, रिट्रीट्स जो है, देखिए रिट्रीट्स के माने होता है पीछे हटना किसी भी तरीके के लिए। जैसे ये बेसिकली होता है, ये वर्ड जो किसके लिए होता है, प्रयोग किया जाता है कि कभी कभी सेनाएं जो होती है ना, वो अपने जो है सिस्टम के लिए कभी पीछे हट जाती हैं और फिर उसके बाद वो उस पर हमला कर देती हैं। तो या जो है किसी भी के लिए पीछे हटने को कहा जाता है। दो तीन चीजें होते हैं, जब आदमी हार जाता है तो वो पीछे हट जाता है, या फिर उसके बाद अपनी पूरी तैयारी करने के लिए वो पीछे हट जाता है कि चलो अभी हम इनसे नहीं लड़ेंगे, हम थोड़ा सा पीछे से तैयारी करके आते हैं तो फिर उसके बाद हम इनसे लड़ेंगे। तो ये दोनों चीजें हैं। तो ये यहाँ पे है कि हु रिट्रीट्स, वो पीछे हट जाता है। यहाँ पे किसके, यहाँ पे मैं मात्र इसको बता रहा हूं, रिट्रीट्स के माने पीछे हट जाता है। वो पीछे हट जाता है किससे, फ्रॉम सोसाइटी, रिट्रीट्स फ्रॉम सोसाइटी टू ट्रैवल, जो सोसाइटी जो है ट्रेवल की जो सोसाइटी से वो पीछे हट जाता है, अर्थात समाज की जो यात्रा है उससे वो पीछे आ जाता है। वो एक पिलग्रिमेज है, उसको वो जब धोखा पाता है तो वो वहां से पीछे हट जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, थ्रू हिज ट्रेवल अक्रॉस इबरिया, ये जो है इबेरिया में वो कहता है ग्रीस एंड द मेडिटेरेनिया, बायरन uses landscapes and ruin as a prompts for moral and historical reflection। ये बहुत सी जगहों का through his travels, उसकी जो यात्राएं है अक्रॉस द इबेरिया है, ग्रीस है और मेडिटेरेनियन है, बायरन यूज करता है कौन से लैंडस्केप को, इन लैंडस्केप को यूज करता है, एंड रूइन और बर्बादी को एज ए प्रॉम्प्ट्स, किस तरीके से यूज करता है, इसके तरीके से एज ए प्रॉम्प्ट यूज करता है। किसी चीज को प्रेरित करने के लिए एक प्रॉम्प्ट लिखता है, तो वो एक प्रॉम्प्ट के लिए प्रेरित करना, इसके माने होता है कि जो है एक प्रॉम्प्ट के रूप में किसी चीज को, देखिए जैसे बहुत प्रॉम्प्ट उसको कहते हैं किसी चीज कुछ होने के कारण जो बनता है उसी को प्रॉम्प्ट कहा जाता है। जैसे कुछ चीज लिखते हैं तो उसका एक आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं, जैसे आप कोई चीज तलाश करना होता है तो आप उसका एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं गूगल पे या कहीं पे, तो उसको लिखते हैं कि किसी चीज को बनाने के लिए, निर्णय के लिए ये किया जाता है। यहाँ पे प्रेरित करने से है कि वो क्या करता है, प्रॉम्प्ट फॉर मोरल एंड हिस्टोरिकल रिफ्लेक्शन, वो एक प्रॉम्प्ट बनाता है, एक जो है समरी बनाता है या एक प्रेरणा प्राप्त करता है फॉर द मोरल एंड हिस्टोरिकल रिफ्लेक्शन। वो नैतिक और हिस्टोरिकल रिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए ये एक कविता के रूप में एक प्रॉम्प्ट है जो आपको दिखाना चाहता है। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, हेराल्ड रिस्पॉन्सेस, जो हेराल्ड्स की रिस्पॉन्सेस हैं, जो उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, आर एम्बिवेलेंट, वो क्या है, जो हेराल्ड की जिम्मेदारियां हैं ना वो क्या है, आर एम्बिवेलेंट, यानी कि जो है मिले जुले भाव वाली हैं। उसकी जो हेराल्ड की रिस्पॉन्सेस जो है ना, वो जो प्रतिक्रिया है ना वो एम्बिवेलेंट है, अर्थात मिले जुले भाव वाली है। जो उसकी प्रतिक्रिया है वो डिफरेंट टाइप की है, वो कई तरीके के वो डिफरेंट टाइप की प्रतिक्रिया देते हैं। और वो कौन कौन से देते हैं, ही देखिए Herald responses are made. He admires nature's grandeur and the ancient monuments. It feels estranged from the contemporary society's shallow values. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या कहता है इसमें पोएम में, वो जो बताया है, ही एडमायर्स नेचर्स ग्रैंडियर। सबसे पहले तो वो नेचर की ग्रैंडियर, नेचर की सुंदरता को एडमायर करता है, प्रशंसा करता है। एंड एंशिएंट मोनूमेंट्स, जो एंशिएंट मोनूमेंट हैं, जो ऐतिहासिक स्थान हैं, उनका जो है वो जो प्रशंसा करता है। इट फिर भी फील्स स्ट्रेंज, और फिर भी उनसे स्ट्रेंज फील करता है, अर्थात उनसे अननोन बना रहता है। फ्रॉम द कंटेम्पोरेरी सोसाइटीज,
वो सारी चीज़ों को, वो मोनूमेंट है या एंशिएंट जो नेचर है, वो जो है उन सारी चीज़ों की जो प्रशंसा करता है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों से वो क्या होता है, स्ट्रेंज बना रहता है, अर्थात अननोन बना रहता है फ्रॉम कंटेम्पोरेरी सोसाइटी। उस समय की तत्कालीन समाज से वो अननोन बना रहता है। क्यों अननोन बना रहता है? सोसाइटी शैलो वैल्यूज, जो इसकी छिछली ओछी जो है वैल्यूज हैं, इनसे ये अननोन बना रहता है। अर्थात कहना ये चाहता है कि हेरोल्ड जो था वो हर चीज को जानता है, हर चीज के सामने जाता है, वो वैल्यू में जाता है, सॉरी, वो बहुत सी जगहों पे जाता है, जगह जगह अलग अलग स्थानों पे जाता है और हर चीज को देखता है, उनसे जो है उनको देखता है और उनसे परिचित भी होता है, लेकिन फिर भी जो समाज का ओछापन है उससे वो क्या होता है, उससे वो दूर रहता है, उसको वो नहीं समझ पाता है। बहुत से लोग होते हैं कि सामाजिक जो है स्ट्रेंज बना रहता है, अननोन रहता है। जैसे मैं बहुत सी चीज है, मैं ही बता दूं, मैं स्वयं को बता दूं कि मैं भी समाज के इस ओछेपन से मैं अननोन रहता हूं, मुझे हर कोई फंसा देता है। तो यही चीज है कि उसकी शैलोनेस है, ये जो समाज की शैलोनेस है, जो छिछलापन है, जो ओछापन है, उससे वो अननोन रहता है, उसको उससे जो है परिचय नहीं प्राप्त कर पाता है। हालांकि वो सारी चीजों को वो जो है नेचर से भी अवेयर है, वो जो है मोनूमेंट है, जो एंशिएंट मोनूमेंट है उनसे भी वो परिचित है, यानी कि जो एंशिएंट घटनाएं उनसे भी वो परिचित है, लेकिन वर्तमान समाज का जो ओछापन है वो उससे परिचित नहीं है। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, सीन्स ऑफ द बैटलफील्ड रूइंड सिटीज, ये क्या कहता है, सीन्स ऑफ बैटलफील्ड्स रूइंड सिटीज एंड मैजेस्टिक कोस्ट बिकम्स मिरर्स फॉर इनवर्ड स्टेट्स। आगे देखिए क्या कह रहा है कि इसमें एक बात ये कह रहा है कि सीन्स ऑफ द बैटलफील्ड, जो बैटलफील्ड की अर्थात सीन है, रूइंड सिटीज, शहरों को बर्बाद कर देती हैं, एंड मैजेस्टिक, जो राजसी कोस्ट हैं, समुद्र तट हैं, जैसे समुद्र तट देखिए, कोस्ट के माने समुद्र तट, बिकम द मिरर फॉर द इनवर्ड, जो लोग आते हैं ना, जब हम किसी देश में जाते हैं तो ये उस समय की बात कर रहा है जिस समय अभी हवाई जहाज की यात्रा नहीं शुरू हुई थी, और वो कोस्ट पर जब एक देश से दूसरे देश जाया जाता था तो समुद्र के माध्यम से जाया जाता था। तो जब वो समुद्र के माध्यम से उस दूसरे देश के कोस्ट पर, जो समुद्र के किनारे पहुंचते थे, समुद्र तट पर पहुंचते थे, तो वहां की राजसी जो सिटीज थी उससे वो लोग क्या हो जाते थे, वो परिचित हो जाते थे। अर्थात जैसे ही कोई आदमी समुद्र के किनारे पहुंचता था, वहां की व्यवस्था को देख करके उस देश के सिस्टम को समझ जाता था कि यहाँ पे क्या है ना। वो तो राजसी जो है, जो समुद्र कोस्ट थे अर्थात समुद्र तट जो थे, वही उसके मिरर हुआ करते थे, वही जो पूरे जो स्टेट के अंदरूनी, इनवर्ड के माने अंदर की, जो बीच की स्टेट्स माने जो राज्य था, उसके जो वो मिरर हुआ करते थे। बाहरी जैसे वो जाता था उसको सारे राज्य के इंटरनल भावनाओं, इंटरनल स्थिति का उन्हें पता लग जाता था। उसमें किन किन चीजों का पता लगता था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं ग्रीफ, दुख, नॉस्टैल्जिया, है ना। कौन सी चीज है कि जो अतीत के जो सुखद चीजें हैं उसको, या और भी बहुत सी चीजें हैं जो भावना है उसको, ये नॉस्टैल्जिया होता है। एंड फिलोसफिकल स्केप्टिसिज्म, और जो फिलोसफिकल स्केप्टिसिज्म होता है, जो किसी विषय से, संशय से अविश्वास करना या भावना से, ये स्केप्टिसिज्म के माने होता है भावना में अविश्वास दिखाना। वो वहाँ की सारी चीज़ों को देख लेता था, वो सारी चीज़ों को समझ लेता था कि ये क्या चीज़ होती है, इन सारी चीज़ों को वो एक साथ समझ लेता था। कि स्केप्टिसिज्म है कि जो वहाँ की
किसी विषय है, कोई टॉपिक है, तो उस पर उसको संशय हो जाता था, उस पर उसको अविश्वास हो जाता था, वहीं के देख करके उसको समझ में आ जाती थी, वो अविश्वास की भावना उसके अंदर जागृत हो जाती थी। तो यही चीज़ है कि कोई भी आदमी अगर समुद्र के माध्यम से वहाँ जाता था तो वहाँ के कौश को देखता था, वहाँ के जो समुद्र तट पर पहुँचता था तो वहाँ की सारी चीज़ों का उसे पता लग जाता था। आगे देखिए क्या कहता है, द पोएम हेल्प डिफाइन द बायरनिक परसोना प्राउड। इसमें जो पोएम में हम लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिलती है, ये जो बायरन की, लॉर्ड बायरन की जो कविता होती है, ये डिफाइन करती है, द पोएम हेल्प डिफाइन द बायरनिक परसोना। ये उसकी जो है पर्सनल चीज़ों को शो करती है कि किस तरीके से अगर हम कविता को पढ़ते हैं तो हम बायरन के थॉट्स को समझ जाते हैं, बायरन ने अपनी कविता में क्या चीज़ें कही उसको हम समझ जाते हैं। और क्या कहता है बायरन्स persona proud, brooding, solitary and resistant to the receive the moralities, though Herald is not a straightforward hero। ये क्या कह रहा है कि हमें बायरन की जब हम पोएम को पढ़ते हैं ना, तो ब्रूडिंग क्या कहता है, जब हम उसकी पढ़ते हैं, कविता को पढ़ते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो कहता है ब्रूडिंग, बहुत चिंता करना, किसी बात को बहुत ज़्यादा सोचना, परेशान करना या उदास होने के मामले में होता है। कि अगर हम बायरन की इसको पोएम को पढ़ते हैं तो परसोना प्राउड ये ब्रूडिंग होती है, हमें उदास कर देती है, सॉलिटेरी हमें तन्हा बना देती है, एंड रेसिस्टेंट और रोक देती है टू रिसीव मोरलिटीज। दो हेराल्ड इज नॉट द स्ट्रेट फॉरवर्ड हीरो, वो हालांकि स्ट्रेट फॉरवर्ड हीरो नहीं है हेराल्ड, यानी कि सीधे साधे आप जो हेराल्ड को आप हीरो नहीं कह सकते हैं, बल्कि वो जब हम उसको देखते हैं तो सारी चीज़ें हमारे अंदर आती है, सॉलिटेरी आ जाती है, रेसिस्टेंट हो जाती है, प्रतिरोध आ जाती है, और सारी चीज़ें वो जो है रिसीव्ड मोरलिटीज़, ये टू रिसीव मोरलिटीज़, हम जब मोरलिटीज़ को रिसीव करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, तन्हाई आ जाती है और जो है मतलब कि उदासी आ जाती है, सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। हालांकि इस पर वो ये नहीं कहता है कि हेराल्ड एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हीरो है, अर्थात सरल हीरो है। आगे वो क्या कहता है कि ही इज मोर एन ऑब्जर्वर, वो क्या कहता है, वो एक मोर ऑब्जर्वर है। आगे क्या कहता है कि अ लेंस थ्रू विच बायरन एग्जामिन्स यूरोपियन डिक्लाइन, पर्सनल मेलॉन्कली एंड पॉलिटिकल हाइपोक्रेसी। वो उसकी आंख से कहता है कि ही इज मोर एन ऑब्जर्वर, वो एक ऑब्जर्वर है। वो क्या है, हेराल्ड जो है वो एक ऑब्जर्वर है, इज मोर एन ऑब्जर्वर, वो केवल एक हीरो नहीं है बल्कि वो एक ऑब्जर्वर है। और कैसे, अ लेंस थ्रू, एक ऐसा लेंस है, एक ऐसा चश्मा है, विच जिससे बायरन एग्जामिन, जिसके द्वारा वो दिखाता तो है हेराल्ड को, लेकिन हेराल्ड इन फैक्ट वो हीरो नहीं है उसका, बल्कि वो एक चश्मा है। उसी हेराल्ड के माध्यम से बायरन जो है वो देखता है, क्या चीज देखता है, जो है बायरन एग्जामिन्स करता है, देखता है यूरोपियन डिक्लाइन, यूरोपियन के डिक्लाइन को देखता है, उसकी बर्बादी को देखता है, यूरोप की बर्बादी को उसको दिखाई दे रही है। और क्या, पर्सनल मेलॉन्कली, और जो है व्यक्तिगत जो उदासी दिखाई दे रही है, एंड पॉलिटिकल हिपोक्रेसी, और जो है राजनीतिक हिपोक्रेसी भी दिखाई दे रही है उसके अंदर, उसका राजनीतिक पाखंड भी उसको दिखाई दे रहा है। यानी कि वो हेराल्ड जो यात्रा पे जाता है, सारी चीजों को देखता है, वो समाज की चीजों को के जो ओछेपन को देखता है, तो उस ओछेपन की वजह से वो केवल उसको मेयर हीरो नहीं बताना चाहता है, बल्कि उस हेराल्ड की आंखों से जो बायरन जो है वो ऑब्जर्व करता है समाज की सारी चीजों को, कि वो क्या है, किस तरीके से लोग हैं, उनकी पर्सनल मेलॉन्कली क्या है, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी क्या है। आगे देखिए वो कहता है, बायरन्स डिस्क्रिप्टिव पावर गिव्स विविड विस्टास वो एंड इमोशनल नुआंस, while his occasional caustic commentary exposes the failings of the rulers and nations। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये डिससेटिस्फाइड है
बहुत सेटिस्फाइड नहीं है रूल से, रेगुलेशन से, तो वो इसी बात का ये यहाँ पे वर्णन कर रहा है कि बायरन डिस्क्रिप्टिव पावर, जो इसका बायरन का डिस्क्रिप्टिव पावर है, गिव्स विविड, जो एक बहुत ही क्लियर, विविड के माने सजीव या स्पष्ट, विस्टा, ये खाका देता है, एक झांकी देता है, एक सुंदर झांकी दे रहा है, एक सुंदर खाका दे रहा है। विस्टास के माने होता है खाका, वो दे रहा है। एंड इमोशनल नुआंस, और जो है उसको जो है सूक्ष्म अंतर, जो नुआंस के माने होता है मनोभाव, कह लीजिए मनोभाव देता है किसका, वाइल हिज अकेजनल कॉस्टिक, और वो क्या कहता है कि जो है वाइल हिज अकेजनल कॉस्टिक देता है, वो इमोशनल नुआंस देता है। वाइल हिज अकेजनल कॉस्टिक कमेंट्री एक्सपोज द फेलिंग ऑफ द रूलर्स एंड नेशंस, जबकि उसकी जो अकेजनल कॉस्टिक है, जो अकेजनल चीजों को वो शो कर रहा है, अकेजनल आकस्मिक चीजों को दिखा रहा है, और यहाँ पे कॉस्टिक के माने निंदात्मक चीजों को दिखा रहा है। कमेंट्री जो उसकी है एक्सपोजेस, वो शो करती है द फेलिंग ऑफ द रूलर्स, जो ये सारी चीजें वो दिखा रहा है हेराल्ड के माध्यम से, कि हेराल्ड ने दुनिया को, हेराल्ड को तो उसने एक फॉर्म में रूप किया है, अरे एक फॉर्म में एक्सेप्ट किया है कि वो दुनिया में जाता है, वो इधर उधर देखता है। तो जब वो वहां पे जाता है यूरोप में, तो वहां की जो नाकामी है उसी की आंखों से वो दिखा करके वो प्रस्तुत कर रहा है, एक खाका दे रहा है, एक जो उसका जो है झांकी दिखा रहा है कि ये जो चीजें हैं जो है ये आकस्मिक कॉस्टिक जो है उसे निंदात्मक जो कमेंट्री दे रहा है, एक्सपोज कर रहा है, जो उसके ऊपर वर्णन कर रहा है, दिखा रहा है द फेलिंग ऑफ द रूलर, वो जो है वहां के बादशाह की, राजा की के फ्लोरनेस को दिखा रहा है कि ये फ्लोर है, और एंड नेशन, और नेशन की फ्लोरनेस को दिखा रहा है। अगर राजा फ्लोर होता है तो नेशन भी फ्लोर हो जाता है, अर्थात उसका जो राजा का पतन, राजा अगर खराब होता है तो देश भी खराब हो जाता है। तो उसी चीज को बता रहा है, उसी चीज को ये शो कर रहा है कि उसके थ्रू वो यूरोप की सारी चीजों को शो कर रहा है, या अपने देश की सारी चीजों को बता रहा है कि वहां का राजा कैसा है, उसकी फ्लोरनेस को दिखा रहा है, उसकी फीलिंग्स को दिखा रहा है, और जो है उसकी जो है बर्बादी को दिखा रहा है। आगे देखिए इसमें क्या करा, अल्टीमेटली द पिलग्रिमेज इज लेस अ जर्नी टू न्यू लैंड्स देन अ सर्च फॉर द मीनिंग इन द रेकेज ऑफ हिस्ट्री एंड द कंसोलेशन ऑफ द नेचर। अब देखिए क्या करता है फिर उसके बाद, उसके बदले में अल्टीमेटली, अंतोगत्वा या आखिर का, द पिलग्रिमेज जो यात्रा है, इज लेस अ जर्नी, अब वो एक जो जर्नी जो थी वो एक जर्नी कम हो गई है, टू न्यू लैंड्स, न्यू लैंड के, देन अ सर्च फॉर मीनिंग इन द रेकेज, जो नाश है, जो बर्बादी है, जो आदमी जो है एक पिलग्रिमेज होता है, उसकी एक यात्रा होती है, तो अब वो यात्रा के बजाय अब वो क्या हो गई है, एक जर्नी हो गई है टू न्यू लैंड्स, न्यू लैंड्स की जर्नी हो गई है, देन अ सर्च फॉर मीनिंग इन द रेकेज, अब ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की जो बर्बादी है, रैकेज है, बर्बादी है, नाश है, वो हो गया है, एंड द कंसोलेशन, और सांत्वना है ऑफ नेचर, ये नेचर की एक सांत्वना हो जाती है। तो ये शो कर रहा है, इसमें बता रहा है कि आज जो यात्रा जो थी वो एक पिलग्रिमेज थी, लेकिन अब क्या है, अब लोग जाते हैं तो वो उस देश में, जिस देश में जाते हैं, उस देश की को जो नाश हुआ है, जो उस देश की बर्बादी हुई है, उस बर्बादी को लोग देखते हैं, बहुत से लोग देखते हैं, तो उसकी बर्बादी दिखाई देती है। अब लोग इस रूप में नहीं जाते हैं कि वो गए पिलग्रिमेज रहे, वो धार्मिक यात्रा किए, बल्कि अब उस देश की बर्बादी को लोग देखते हैं। बल्कि ये जो बर्बादी है वो एक नेचर की सांत्वना है। बस इतनी सी बात रह गई है। आगे देखिए, हेरोल्ड्स वॉन्डरिंग स्टेज अ confrontation of between the past grandeur and the present disillusions। ये जो चीज है इसमें कहता है हेराल्ड्स वॉन्डरिंग जो है स्टेज, जो हेराल्ड की जो वॉन्डरिंग स्टेज है, कन्फ्रंटेशन है, विरोध है, किस चीज के, बिटवीन पास्ट ग्रैंडियर, जो गुजरा हुआ शानदार समय था उसका, एंड प्रेजेंट डिसिल्यूजन, और जो वर्तमान की जो निराशा है
उसको वो ये शो कर रहा है, उसका ये जो सिस्टम है, निराशा है, उसको जो है विरोध कर रहा है। तो यही चीज़ इस पोएम में बताई गई थी हेरोल्ड के द्वारा। उन्होंने एक क्रिएट किया था एक कैरेक्टर हेरोल्ड, और उसी के द्वारा ये कविता लिखी गई है। उसी के माध्यम से जो है बायरन ने सारी चीज़ें कही हैं। इसका हिंदी भी आप देख लीजिए, जहां अगर आपको मेरी बातें न समझ में आई हो तो हिंदी देख करके आप समझ सकते हैं, हालांकि मैंने बहुत डिटेल नहीं दिया है। तो दोस्तों, इसी तरीके के वीडियोस प्राप्त करने के लिए लिटलैंग बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है इस पे ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ही जो है टॉपिक्स इसमें मिलेंगे, और पूरा सिस्टमेटिक मिलेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं आपको मिलेंगी इसमें कि एक सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे देखिए, मैं अभी अधिकांश जो है बीए लेवल के वीडियोस डाला हूं, और बीए लेवल में भी वो जो सेमेस्टर फर्स्ट है, सेमेस्टर थर्ड है, सेमेस्टर फिफ्थ है के ही वीडियोस को मैंने अभी अप्लाई किया है। अब जो अगला वीडियोस आपको मिलेगा वो सेमेस्टर सेकेंड का होगा, सेमेस्टर फोर्थ का होगा, और सेमेस्टर सिक्स्थ का भी होगा। इसी बीच में कुछ ऐसी पोएम जो दूसरे क्लासेस जैसे एमए और जो है पॉलिटिकल जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो उनके लिए भी है, जो दूसरे तरीके के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन तरीके के उन लोगों के स्टूडेंटों के लिए भी ये वीडियोस है। आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते रहेंगे इसी प्रकार की वीडियो में। थैंक यू।